अस्सलाम वालेकुम। काला जादू एपिसोड 33। मियाँ इन्हें उठाओ, सजदे इतने तवील मुनासिब नहीं होते। मैंने हुक्म देने वाले को देखा। तकरीबन 80 साल की उम्र के सफेद रेश इंसान थे। भवों के बाल भी सफेद थे, ढीले सफेद जगह और अमामे में मलबूस थे। मैं रमन अंधी के करीब पहुंचा और उसे झंझोड़ने लगा। वो उठकर बैठ गया। हालांकि अच्छा खासा अंधेरा फैल गया था, मगर रमन अंधी की सजदा गाह भीगी हुई नजर आ रही थी। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। मेरी अक्ल चकरा गई। रमानंदी को क्या हो गया? उसी वक्त नमाजियों में से किसी की आवाज सुनाई दी, मुसाफिरों के लिए खाना ले आओ अमाम साहब। नहीं मियाँ, खाना खुदा के मेहमान है, इसके यहाँ क्या कमी है? आपका बेहद शुक्रिया। घर में जो बका है इनके सामने रख दूंगा। लोग मालूम करके चले गए। अमाम साहब हमारे करीबी जमीन पर बैठ गए। वो बगौर हमारा जायजा ले रहे थे। फिर उन्होंने कहा, जो कुछ पूछूंगा तफसीर अहवाल के लिए पूछूंगा। जिस बात का जवाब देना नापसंद हो ना देना, बुरा नहीं मानूंगा, मगर झूठ ना बोलना। खाने खुदा के सामने हो। नहीं इमाम साहब, आप कुछ ना पूछे, जवाब ना दे सकेंगे। खुदाई कद्दूस की कसम, बगैर तजस्सुस नहीं, इंसान से मोहब्बत मजबूर कर रही है कि तुमसे अहवाल दरियाफ्त करूं। उम्र में तुमसे कहीं ज्यादा हूँ। बुजुर्गों का कहना है किसी की मुश्किल में मशवरा कर लेना जरूरी है, हल निकल आता है। मुझे बताओ बच्चों, होलिये से मुश्किल का शिकार मालूम होते हो, क्या बात है? हमारी दास्तान तवील है, ईशा तक फरागत है। मुझे बताओ क्या परेशानी है? तुम्हारे नाम क्या है? मेरा नाम मसूद अहमद है और इनका नाम रमानंदी। रमानंदी, अमान साहब ने सरगोशी के अंदाज में कहा और फिर गहरी नजरों से रमानंदी को देखा। फिर बोली, जेल से फरार हुए हो? नहीं, रमानंदी ने जल्दी से कहा। किसी कानूनी मुश्किल में हो? नहीं, रमानंदी ही बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अहवाल कहो। तुम बताओ मियाँ, खामोश क्यों हो? पहले तुम अपने बारे में बताओ। जबान खुल गई। मैंने अव्वल से आखिर तक दास्तान अमाम साहब को सुना दी। उसमें रमानंदी का पूरा जिक्र भी आ गया था। अमाम साहब खामोशी से सुनते रहे थे। फिर खामोश होने के बाद भी वो देर तक खामोश रहे। फिर वो रमानंदी से मुखातिब होकर बोले, अजीजी, तुम्हारी दास्तां तो मालूम हो गई, मगर तुम सजदे में क्यों पड़े हुए थे? तुम सजदा किसे कर रहे थे? अरे, जिसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, वो जिसका कहा आप बोल रहे थे, मैं उसे सजदा कर रहा था। मेरे गहनाओं ने भगवान से तो मेरा रिश्ता तोड़ दिया माम जी, मगर मैं इसकी पनाह में आना चाहता हूँ जिसकी बातें आप लोगों को सुना रहे थे। मैं काले धर्म से निकल कर उसके साई में आना चाहता हूँ, रमानंदी ने रोते हुए कहा। और इमाम साहब उठ खड़े हुए। आओ, उन्होंने कहा। रमानंदी सहमा सहमा खड़ा हो गया। मैं भी उठ खड़ा हुआ तो इमाम साहब ने मुड़ कर कहा, नहीं, तुम यहाँ रुको। तुम्हें यहीं रुकना होगा मसूद मियाँ, जाना नहीं। यहाँ से बहुत सी बातें करनी है तुमसे, ताकीद करता हूँ। ये नाचना है, कहता है भगवान से उसका रिश्ता टूट गया है। अरे बावले, नाम बदल लेने से कुछ नहीं होता, अफकार नहीं बदलने चाहिए, वहीं से कुफर की सरहदें शुरू होती है। अफकार बदल कर नाम बदलो तो बुरी बात है। सच कुछ भी कह लो, सच रहता है। उन्होंने रमानंदी का हाथ पकड़ा और उसे मस्जिद में ले गए। मैं दबदबाती आंखों से उन दोनों को देखता रहा। अंदाजा हो रहा था अपने बारे में, अंदाजा हो रहा था वो लामजहब मुझसे बेहतर है, वो अंदर जा सकता है, और मैं वहीं सर झुकाए बैठा रहा। बहुत देर गुजर गई, रात हो गई, फिर वो वापस आ गए। मैंने मस्जिद से आने वाली मदम रोशनी में देखा, रमानंदी का लिबास बदल गया था। उन्हें शायद इमाम साहब के कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथों में खाने के बर्तन थे। खाना खा लो मसूद मियाँ, इमाम साहब बोले, और मैंने रमानंदी को बगौर देखा। इमाम साहब मुस्कुरा कर बोले, हमने इसका नाम सरफराज रखा है। खुदा के फजल से ये मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए हैं। ओह, और मैं? खाना खा लो मियाँ, क्या तावीन है? इमाम साहब, खाने के बाद पूछ लेना। नहीं, मैं आपका ये हुक्म नहीं मान सकता, मैंने कतई लहजे में कहा। सुनो, ना आगही की माफी है, और जो आशना होते हैं उन पर अमानतों का बोझ होता है। उसने हिंदू घराने में जन्म लिया और वही सीखा जो देखा था। तुमने भी वही सीखा जो देखा था, और तुम्हारा देखा वो था जो मुकम्मल था, तुम्हारा सुना वो था जो हकीकत था। फर्क सिर्फ आशना नाचना का हुआ। मसाजिद में आलिम दीन किताबों में वो बताते हैं जो निजात की सिमत ताइन करता है, और जान कर भटकना बदतरीन है। तुमने मिले से मुंह मोड़ा,
बार बार, एक बार नहीं। जब तुम उस पर भरोसा करते थे तो खुद कदम क्यों बढ़ाए? तुम्हें तो सिमत दी गई थी और वही सिमत तुम्हें आगे ले जा रही थी। रुख बदल लिया तुमने, कोई क्या करे, बार बार रुख बदलते हो। अब इंतजार करो अपनी तरफ चलने वाली हवाओं का। हवा के सही रुख का अंदाजा हो जाए तो उस सिमत चल पड़ना। वो या अब मैं तन्हा हूँ? मैंने पूछा। नहीं, तुम्हारे साथ तौबा है, सांसों की आखिरी हद तक, मौत के होश छीन लेने से पहले तक। और मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि तुम्हें मायूसी नहीं होगी। हाँ, कबूलियत तक इंतजार करना होगा। मैं सुकूत की तालिब में खड़ा रहा, फिर मैंने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया, मैं चलता हूँ। कहाँ? पता नहीं। खाना नहीं खाओगे? नहीं। क्यों? ये बर्तन गंदे हो जाएंगे, हम इन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं ये नुकसान नहीं करना चाहता, मैंने कहा, और इमाम साहब खामोश हो गए। मैं पलटा तो रमानंदी बेकरार होकर बोला, एक मिनट मसूद, एक मिनट, मैं इमाम साहब से इजाजत ले लूं। इमाम साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह का एक अमानत की तामील करना, बस, उसके सिवा कुछ नहीं, इमाम साहब ने कहा, और खाने के बर्तन वापस लेकर अंदर चले गए। मैंने रमानंदी से कहा, रमा, वो माफ करना सरफराज, तुम्हारा साथ चलना अब मुनासिब नहीं होगा। हमें से अतई अलही कहते हैं, तुम्हें जो अता हुआ वो बहुत कीमती है। बेहतर है इमाम साहब के साथ कुछ अरसा क़याम करके दीनी मालूमात हासिल करो। वो ग्रेस नहीं करेंगे। आओ, रमानंदी ने कहा, और मेरा बाजू पकड़ वहां से आगे बढ़ गया। मैं हिचकिचाया तो उसने मेरे बाजू पर गिरफ्त मजबूत कर ली और मुझे साथ लेकर चल पड़ा। रुख बस्ती की तरफ था। काफी दूर चलने के बाद उसने कहा, तुम्हें छोड़ दूंगा मैं। अभी तो मेरे और तुम्हारे दरमियान नया रिश्ता कायम हुए देर भी कितनी हुई है नहीं। नहीं रमानंदी, बड़ा दिलचस्प वाकया हो गया है। मैंने बेहद बेख्तियार मुस्कुराते हुए कहा, क्या? एक मिसरा है, कहीं सुना था, उस वक्त बिल्कुल फिट बैठता है। मैं हुआ काफिर तो वो काफिर मुसलमान हो गया। खुदा ना करे तुम काफिर कैसे हो गए? अब भी ये सवाल कर रहे हो? इमाम साहब ने मुझे मस्जिद में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। वो बर्तन जिसमें मैंने खाना खाऊंगा वो नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा मसूद, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कैसे ठीक हो जाएगा। दीन की बात है, मैं नहीं बोल सकता, मगर दिमाग कुछ उलझता है। मैंने तो सारे कर्म किए थे जिनसे काला जादू आता है, गंदे और गलीज अमल। सही मायनों में तो मैं पाक हूँ, जबकि तुमने ना काला जादू किया ना उसकी ख्वाहिश की। मैं कैसे ना पाक हो गया? नहीं, मैं इमाम साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा का फर्क है, बारीक नुक्ते हैं, कोई आमिल ही समझा सकता है। मुझे जगह जगह अपनी गलतियों की गवाही मिलती है। बाबा फजल ने मुझे कुछ नसीहतें की थी। उन्होंने कहा था कि अमल का एक रास्ता होता है, तुम्हें नफ्स की ख्वाहिश तहरीर शैतानी होती है, उससे बचना, मोहब्बतों के जाल में फंसकर फर्ज ना भूलना। मुझे एक करामाती कम्बल मिला था जिसे मुझे हर वक्त साथ रखना था, मगर रिश्तों के जाल में फंसकर ही उसे छोड़कर चला गया और कम्बल गुम हो गया। मैंने अपनी ताकत के ज़म में कुछ ऐसे अमल भी किए जिनके बारे में ये अंदाजा नहीं कर सका कि वो शैतान के बिछाए हुए जाल है। मुझसे ऐसी गलतियां बार बार हुई। इमाम साहब ने तुम्हें तौबा करने के लिए कहा है। हाँ, करूंगा, मगर कबूलियत का वक्त ना जाने कौन सा होगा। तुम जिस रिश्ते की बात कर रहे हो, अफसोस वो कायम नहीं हो सका। क्यों? उसने पूछा। अब और कैसे समझाऊं, बता तो चुका। मैंने कहा, यानी दीन का रिश्ता। हाँ हाँ, मैं उस रिश्ते की बात कहाँ कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उसे ताज्जुब से देखा। ओ नहीं मेरे भैया, माँ का रिश्ता कायम हुआ है मेरे और तेरे दरमियान। मैंने माँ से कहा कि अपने दूसरे बेटे के लिए भी हाथ उठा ले, उसने जरूर मेरे लिए दुआ की होगी। और देख ले मसूद, मुझे माँ की दुआ से क्या मिल गया। कल माँ ने मुझसे भैया के बारे में पूछा तो क्या जवाब दूंगा उसे। मैं खामोश हो गया। हम बस्ती में दाखिल हो गए। बाजार खुले हुए थे। एक नबाई की दुकान पर बैठकर उसने खाना तलब किया और सरगोशी में मुझसे बोला, तुम्हें कसम मसूद, खामोश रहना। मैंने खामोशी से खाना खा लिया था। अपनी कैफियत का खुद अंदाजा नहीं कर पा रहा था। क्या हो रहा है? मुझे शिकायत है, बगावत है, सदमा है, न जाने क्या है। न जाने उस वक्त मेरी सोच क्या है। अब बस्ती छोड़ दे, क्या ख्याल है? रमानंदी बोला, न जाने कौन सी बस्ती है, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। रेलवे स्टेशन का पता पूछ लेते हैं, कहीं भी निकल चलेंगे। थकन हो गई है, रात गुजार ले, कल चलेंगे। जरूर, ठीक है। वो सामने पीपल का दरख्त है, उसके नीचे चबूतरा बना हुआ है, रात गुजारने के लिए बेहतरीन जगह है।
हम दोनों चबूतरे पर जा लेटे। पीपल की जड़ में एक मुजस्समा रखा हुआ था जिसके पास मिठाई के दोने पड़े हुए थे। रमानंदी ने मुझे बताया, ये गोवर्धन पूजा का सामान है, सुबह जल्दी उठ जाएंगे, यहाँ से हो सकता है इन दो को एतराज हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। तुम अब तक उलझे हुए हो, ठीक हो जाऊंगा, कोशिश करके सो जाओ, नींद सुकून देगी। हाँ, मैंने कहा। सर के नीचे एक ईंट रखी और करवट बदल ली। काफी देर खामोश रहने के बाद मैंने कहा, सो गई नंदी? यार मुझे सरफराज कहो। सो गए सरफराज? क्या बूरिया चरण को इन हालात के बारे में मालूम होगा? हो सकता है। उस पर क्या असर होगा अल्लाह जानता है। मुझे अब बिल्कुल परवाह नहीं है, बड़ा सुकून मिला है। मुझे मसूद बयान नहीं कर सकता। बूरिया चरण का बदम मालूम है तुम्हें? ये क्या होता है? शनाख्ती निशान। मकड़ी? मैंने पूछा। हाँ, जहाँ मकड़ी देख लो, होशियार है ना, इसके बीर इसी शक्ल में होते हैं। हाँ, मेरा वास्ता पड़ चुका है, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा और फिर खामोश हो गया। आंखों में गनूत की तैरने लगी थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नींद भगाने लगा। सो गया तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकूंगा। रमानंदी की गहरी गहरी सांसें सुनाई दे रही थी। कुछ देर के बाद उठा, रमानंदी को एक निगाह देखा और फिर बिल्ली की तरह दबे कदमों वहां से आगे बढ़ गया। बस्ती के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था, बस मुंह उठाकर चल पड़ा और रफ्तार तेज रखी थी ताकि रमानंदी मुझे तलाश ना कर सके। मैं उसके साथ नहीं रह सकता था। सड़कों और गलियों में कुत्ते भौंक रहे थे। बस्ती के आखिरी सिरे पर पहुंचा तो स्याह रंग का एक कद आवर कुत्ता मुझ पर झपट पड़ा। बहुत खूंखार कुत्ता था और बहुत गुस्सावार मालूम होता था। अचानक ही गिरा कर हमला आवर हुआ था। मैं बौखला गया। करीब था कि कुत्ता मेरी टांग पकड़ ले कि अचानक किसी ने उसे पीछे से पकड़ के घसीट लिया और फिर उसकी भयानक चीखें उभरने लगी। मैंने उसे दरमियान से दो टुकड़े होते हुए देखा। उसकी दोनों टांगे चीर दी गई थी, फिर उसके जिस्म की चंदिया चंदिया करके फेंक दी गई और मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो मेरे बीर थे, मेरे मुहाफिज। बड़ा शौक लगा था। ये काली कुव्वतें मुसलसल मेरा साथ दे रही थी और दूसरी तरफ कुछ नहीं था। उधर मैं सिर्फ मलून व मतून था। अचानक सारे भीड़ साहिर हो गए। पूर्णा कीजिए कोई हुक्म, एक ने आगे बढ़कर कहा। मेरी रगे खींचने लगी, दिमाग में खून की गर्दिश तेज हो गई, असाब चटकने लगे। और मुश्किल तमाम मेरे मुंह से निकला, नहीं सवारी को रथ ला दे, नहीं तुम जाओ, रोपोश हो जाओ। जे पूर्णा। वो सब गायब हो गए। मैं कुछ देर खड़ा आवाज दुरुस्त करता रहा, फिर कैफियत कुछ तेज हुई तो बर्क रफ्तारी से चलता वहां से आगे बढ़ गया। रफ्तार हजान के आलम में पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। बस्ती पीछे रह गई थी। आगे जंगल का सिलसिला शुरू हो गया था। मैं तारीकी में ठोकरें खाता आगे बढ़ता रहा। रास्ते का कोई इल्म नहीं था, बस कदम उठ रहे थे। जंगल खत्म हो गया, मैदान नजर आने लगा। इक्का दुक्का खुरदरख्त आ जाते थे। चलता रहा। बहुत देर के बाद कहीं दूर से गिड़गिड़ाहट सुनाई दी और फिर एक तेज रोशनी जिसके अकब में ननी ननी रोशनियां टिमटिमाती गुजर रही थी। रेल थी जो कुछ देर के बाद आंखों से ओझल हो गई। चलते चलते थक गया। रात अभी खासी बाकी थी। जगह क्या तलाश करता, जहां था वहीं बैठ गया। थकन के मारे बुरा हाल हो रहा था। नींद के झोंके भी आ रहे थे। चनाचा लेट कर आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। दिमाग को आजाद छोड़ दिया था, इसलिए नींद आने में दिक्कत ना हुई और सुकून की वादियों में पहुंच गया। सुबह को परिंदों की चहचहाहट और जंगली खरगोशों की भागदौड़ से आंख खुल गई। जागने के बाद आसपास के मनाजिर देखे, बस वही वीराना जो मेरी तकदीर की मानित था। ताहत निगाह कुछ नजर नहीं आता था सवाई टेलीफोन की तारों के और उन खंभों के जो फासले फासले से लगे हुए थे और उनके बीच तारों का राब्ता था। पता नहीं आबादी कितने फासले पर है, लेकिन ये खंभे किसी आबादी की जानिब मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। उठा तो चक्कर सा आ गया। एहसास हुआ कि भूख और प्यास ने नढाल कर रखा है। खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर सर्द आह भर के रह गया। भला इस बेआबो गया वीरानी में खाने का क्या तस्वर हो सकता है? कुदरती तौर पर भी यहाँ कुछ नहीं है, बस जगह जगह बदनमा झाड़ियां उगी नजर आ रही थी। कहीं कहीं बड़े बड़े झाड़ थे जो बाज जगह खासे इलाके में फैले हुए थे। यही फैसला किया कि मैं उन तारों को देखता हुआ आगे बढ़ता रहूं। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। खलक खुश्क होने लगा, लेकिन बेकार था, सब कुछ बेकार। तकरीबन 100 गज के फासले पर एक झाड़ उगा हुआ था। उसके बीच से गुजरकर दूसरी सिमत पहुंचा तो आंखें शिद्दत हैरत से फटी की फटी रह गई। एक दरी बिछी हुई थी जिस पर सफेद
चादर बिछी थी। चादर के कोने वजनी पत्थरों से दबे हुए थे। दरमियान में फल, खुश्क मेवे और गोश्त के भुने हुए टुकड़े रखे हुए थे। मैं साकत रह गया, दूर दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन क्या मजाल कि किसी इंसानी वजूद का एहसास भी हो जाए। सारी चीजें तरोताजा थी और असाद चीख रहे थे कि लपक और शकम शेर हो जा, लेकिन ये सब आया कहाँ से? दूसरे लम्हे अंदर से मायूसी की एक घटी सांस निकली और याद करने पर याद आया कि ये सब कुछ कहाँ से आ सकता है। भूखा प्यासा था, मेरी ख्वाहिश को मेरे वीरों से ज्यादा और कौन जान सकता था। जरा सी देर के लिए जहन की कैफियत ढानो ढोल हुई और दिल ने कहा कि पेट जो तलब कर है उसे नजरअंदाज मत कर, सारी बातें उसके बाद शुरू होती है। चनाचा पहले इस मसले से निपटा जाए और उसके बाद सोचा जाए कि आगे क्या करना है। 2 कदम आगे बढ़ा तो कानों में आवाज उभरी कि तौबा तेरे साथ है, तो तन्हा नहीं है। तौबा के दरवाजे उस लम्हे तक खुले रहेंगे जिस लम्हे तक तेरी सांस तेरे बदन में होगी। आगे बढ़ते हुए कदम रुक गए। मैंने आंखें बंद कर ली और उसके बाद रुख तब्दील कर लिया। तेज रफ्तारी से वहां से दूर निकल आया। काफी दूर जाने के बाद जब एक पत्थर से ठोकर लगी तो एकदम से आंखें खोल कर देखा तो पत्थर नहीं था बल्कि एक बड़ा सा बर्तन था जिसमें खाने पीने की अशिया रखी हुई थी। मैंने पलट कर हैरानी से उस जार को देखा। इतना फासला तय करने के बाद भी वहां से दूर नहीं निकला, लेकिन यहाँ तो झाड़ का नामो निशान नहीं था। वो झाड़ तो बहुत पीछे नजर आ रहा था, मगर बर्तन में मैंने दांत पीसे और एक जोरदार लात सामने रखे हुए बर्तन पर दे मारी। उसमें रखी हुई अशिया जमीन पर लड़क गई और मैं वहां से आगे दौड़ने लगा, लेकिन इस बार मैंने आंखें बंद नहीं की थी। सीना दोन की बना हुआ था, सांस चढ़ रही थी। बहुत दूर निकलने के बाद जुनून में किसी हद तक कमी वाक़या हुई तो मैंने एक और झाड़ी को देखा जो खासी सरसब्ज थी और उसमें लीमू जैसे गोल गोल फल लगे हुए थे। कदम खुद ब खुद दर रुक गए और एक लम्हे के लिए जहन ने कुछ सोचा कि दूसरे लम्हे उस झाड़ी के पास पहुंच गया। उंगली और अंगूठे की मदद से फलों को दबा कर देखा, रसीले थे। अंदर से कैसे हो अल्लाह बेहतर जानता है। 2 फल तोड़े, ये सोचे बगैर समझे बगैर कि इनकी खासियत क्या है। वो कैसे फल है, इंसानी सेहत के लिए मोज़र तो नहीं है। ये सब कुछ सोचने समझे बगैर मैंने एक फल को दांतों से काटा। ज्यादा सख्त नहीं था, अंदर किसी कदर खटास और करवाहट थी, लेकिन लीमू नहीं थे। ताहम इनमें बड़े रेशे मौजूद थे। मैंने पूरा फल चबा लिया, फिर दूसरा और उसके बाद झाड़ी से फल तोड़ तोड़ कर खाता रहा। ये भी अपने आप को सजा देने के मुतरादिफ था। अगर कुछ हो जाता उन फलों के खाने से तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैदा पूरी तरह पुर हो गया था। भूख और प्यास दोनों की शिद्दत मिट गई थी। बदन को तवानाई का एहसास भी हो रहा था। आगे बढ़ने की हिम्मत भी पैदा हो गई थी। चनाचा आगे बढ़ने लगा। दोपहर तक के सफर के दौरान दोबारा रेल गुजरते देखी, इसका मतलब है कि फासले पर ही आगे आबादी जरूर मिल जाएगी। मनाजिर बदल रहे थे। जमीनों पर कुछ मुतअद्दिद निशान नजर आए जो चूने से बने हुए थे। फिर टायरों के निशान भी नजर आए और इसके बाद एक बाकायदा पगडंडी। मजीद कुछ दूर चलकर इस पगडंडी पर एक जीप देखी। गुजरगाह वही थी। चनाचा उधर से गुजरा, मगर ये देखकर हैरत हुई कि जीप खाली थी। उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था। हैरान कुन बात थी, यहाँ उस वीराने में ये जीप कौन छोड़ गया। फिर एकदम हंसी आ गई कि ये भी शायद मेरे वीरों का एहसान था कि उनका रथ जदीद हो गया। अभी यही सोच रहा था कि कदमों की चाप सुनाई थी और मैंने पलट कर देखा। मजबूत जिस्म का मालिक कोई 33-34 साल शख्स था जो हाथ में मोबाइल ऑयल का डब्बा संभाले आ रहा था। उसने भी मुझे देख लिया था और रफ्तार तेज कर दी थी। शायद सोच रहा था कि कहीं जीप लेकर ना भाग जाऊं। करीब पहुंचकर उसने मशकूक नजरों से मुझे देखा। क्या बात है, उसने पूछा। कुछ नहीं भाई, इधर से गुजर रहा था कि ये जीप खड़ी हुई देखी। हैरान हो रहा था कि इसका मालिक कहाँ गया। रेडिएटर खुश्क हो गया था यार, मुसीबत बन गई। दूर दूर तक पानी का पता नहीं था। बहुत दूर जाकर एक नाली से पानी मिला। लानत है, उसने गर्दन झटकी और जीप का बांट खोलने लगा। मैंने आगे बढ़कर उसकी मदद की थी। वो बोला, बाज औकात एक छोटी सी हमाकत इतनी बड़ी मुसीबत बन जाती है कि बस मजा आ जाता है। हालांकि पानी का गैलन साथ रहता है, मगर हमाकत हो गई। जानते हो क्या, उसने रेडिएटर में पानी उंडेलते हुए कहा। क्या हुआ, मैंने पूछा। साइड से चलते हुए मैंने गैलन निकालकर शम्मू को दिया था और कहा था पानी भर लाए। वो गैलन लेकर उधर गया और मैं जीप स्टार्ट करके चल पड़ा। याद ही न रहा कि शम्मू को पानी लाने के लिए भेजा है।
وہ تو شکر ہے موبل آئل کا یہ ڈبہ گاڑی میں پڑا ہوا مل گیا، ورنہ گئے تھے۔ اس نے ریڈیٹر فل کیا اور اس کا ڈھکن لگا کر بانڈ کرا دیا، پھر چونک کر بولا، تم کہاں گھوم رہے ہو؟ کیا تلیری سے آ رہے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ خود ہی بولا، ریل میں بیٹھ گئے ہوتے 100 روپیہ لگتا ہے سانسی کا۔ سانسی جا رہے ہو؟ ہاں، میرے منہ سے نکلا۔ چلو میں چھوڑ دوں گا، آپ بہت دیر ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کہاں رہتے ہو سانسی میں؟ نہیں، اچھا تلیری میں رہتے ہوگے، سانسی میں کہاں جانا تھا؟ پہلی بار جا رہا ہوں۔ سانسی پہلی بار جا رہے ہو؟ ہاں، کیوں جا رہے ہو؟ اس کے انداز میں تمسخر تھا، کسی نوکری کی تلاش میں۔ نہیں، ایک خیال کے تحت جلدی سے کہا، سانسی اور نوکری کی تلاش میں؟ کسی نے مشورہ دیا تھا؟ کسی نے نہیں۔ اچھا خود ہی 4 روٹیاں پکوا کر چل پڑے ہو گئے؟ چاروں کھا گئی یا کوئی بچی ہے؟ بھلے آدمی، سانسی میں نوکری کہاں ملے گی تمہیں؟ کسی سے بات ہوئی ہے؟ نہیں، کمال کے آدمی ہو، کسی سے پوچھ تو لیا ہوتا۔ کیا نام ہے؟ مسعود احمد۔ میرا نام شاہد علی ہے، کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں۔ ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں یار، بے تکلف آدمی تھا۔ میں نے اس سے اس کی مصیبت کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اماں کچھ منہ سے تو بولو۔ یہی بات سن کر پریشان ہو گئے ہوگے، وہ خود ہی بولا، ہاں ایسے ہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، دنیا کے کام ایسے ہی چلتے ہیں۔ کیا کام جانتے ہو؟ کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اماں کیا آدمی ہو، کوئی کل سیدھی نہیں لگ رہی۔ کچھ پڑھے لکھے ہو؟ ہاں، شکر ہے شکر ہے۔ کتنی تنخواہ میں کام چل جائے گا؟ کوئی آگے پیچھے ہے یا اکیلا ہوں؟ مبارک ہو مبارک ہو، تمہیں نہیں انہیں، جو تمہارے کوئی بھی نہیں ہے، ورنہ بھوکے مرتے بیچارے۔ بار برا مت ماننا میری بات کا، مگر تم تو بہت ہی سیدھے آدمی ہو۔ مجھے وہ شیخ چلی یاد آ رہے ہیں جو 4 روٹیاں باندھ کر نوکری تلاش کرنے چل پڑے تھے۔ ان کا کام ہوا یا نہ ہوا، تمہارا کام ہو گیا۔ بس یوں سمجھ لو تمہیں نوکری مل گئی۔ بس پیسوں ویسوں کی بات مت کرنا، ذرا اطمینان سے بیٹھیں گے تو یہ مسئلہ بھی حل کر لیں گے۔ ان دنوں تو میں ایک مصیبت میں گرفتار ہوں، فی الحال تم یوں کرو کہ میری مصیبت میں شریک ہو جاؤ، دونوں مل کر مصیبتیں بھگتیں گے، ساتھ کھائیں گے، ساتھ پیئیں گے۔ یا یقین کرو میں ہنس بول رہا ہوں تمہارے ساتھ، مگر جو مجھ پر بیت رہی ہے میرا دل ہی جانتا ہے۔ یہ آدمی واقعی اچھا معلوم ہوتا تھا۔ فوراً ہی میں نے اپنے خیالات میں ذرا سی تبدیلی پیدا کی۔ نوکری کا تذکرہ یہی سوچ کر لیا تھا کہ کچھ گزر رہی ہے تو وہ تو گزر ہی رہی ہے، کم سے کم کچھ حلال کی کھاؤں۔ بیچارے پنڈت جی کے ہاں گھر کے کام کاج کی نوکری کی تھی تو وہ گھر ہی چھوڑ بھاگے تھے۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ ان پر اور مجھ پر کیا مصیبت پڑنے والی ہے، لیکن یہ دوسری نوکری جو مجھے مل رہی تھی وہ پہلے سے کسی مصیبت زدہ کے ہاں کی نوکری تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس سے اس کی مصیبت کے بارے میں پوچھوں، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ پھر اس نے خود ہی کہا، یار کچھ منہ سے تو پھوٹو، سانسی ابھی یہاں سے کافی دور ہے اور میں زیادہ دیر تیز گاڑی نہیں چلا سکتا، کچھ گڑبڑ ہے اس کے انجن میں۔ آپ نے اپنی کسی پریشانی کا تذکرہ کیا تھا، کیا بات ہے؟ ہاں، اس وقت یہی مسئلہ میری زندگی کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ بس یار ایک انوکھی مشکل میں مبتلا ہو گیا ہوں، اللہ سے دعا کرو کہ مجھے اس مصیبت سے گزارے۔ ہوا یہ کہ تمہیں بتا چکا ہوں کہ کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں اور عمارتیں وغیرہ بنواتا ہوں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، بڑی پرانی شناسائی ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ اللہ نے پیٹ بھی بھر دیا ہے اور تجوریہ بھی۔ ایک باغ خریدا تھا انہوں نے اس علاقے میں جدھر سے ہم لوگ گزر رہے تھے۔ بڑا پرانا باغ پڑا ہوا تھا۔ موصوف کو وہاں فارم ہاؤس بنانے کی سوجی، ایک عمارت، ٹیوب ویل اور ایک طویل رقبے میں احاطہ بنوانے کا ارادہ کیا اور اس کا ٹھیکہ مجھے دے دیا۔ پیسے بھی لے لیے میں نے ان سے اور اس کے بعد سارے کام کرا کر اس طرف چل پڑا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ باغ عصیب زدہ ہے۔ شاید علی بولتے ہوئے رک گیا۔ میں خاموشی سے اس کے آگے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، باغ کا کٹوانا ضروری تھا اور ایسے بھی پرانا باغ تھا، سارے درخت سوکھے پڑے ہوئے تھے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ مالی بھی نہیں، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ باغ عصیب زدہ مشہور تھا، درختوں پر پھل نہیں آتے تھے اور اس کا مالک بھی اسے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ کسی ہندو کا باغ تھا برطور۔ میں نے کام شروع کرا دیا۔ درخت کٹوانے میں 2-2.5 مہینے لگ گئے اور میں پھر مصیبت آ گئی۔ مصیبت ایسی ہے کہ بس کیا بتاؤں یار، پتہ نہیں تم میری باتوں کا مذاق سمجھو یا سچ۔ ایک بہت پرانا درخت تھا وہاں بستی کے
کے پاس لوگوں کا کہنا تھا کہ اصل میں یہی درخت آسیب زدہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے کبھی آسیب وغیرہ دیکھے نہیں تھے، مگر کچھ ایسے آثار نمودار ہوئے جسے مجھے بھی شبہ ہونے لگا۔ لوگوں کا کہنا غلط نہیں تھا۔ میں نے درخت کی کٹوائی شروع کرا دی اور اس دن دوپہر کا وقت تھا۔ مزدور جڑیں کھود رہے تھے کہ درخت کی جڑ میں سے ایک عجیب و غریب صندوق جیسا ملا۔ پتھر کا صندوق تھا۔ مزدوروں نے اس کی گدا لی مارنا شروع کر دی اور اس صندوق کا ڈھکن کھول دیا۔ مجھے اطلاع ملی تو میں فوراً ہی متوجہ ہو گیا۔ بے شمار بار ایسی کھدائیاں کرتے ہوئے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں کوئی خزانہ وزانہ مل جائے۔ اس وقت بھی جب مجھے پتا چلا درخت کی جڑ میں ایک صندوق برآمد ہوا ہے تو میں نے لگائی دوڑ اور پہنچ گیا وہاں۔ مزدوروں کو ہٹا کر میں نے اس چکور گڑھے میں جھانکا۔ گڑھے میں کسی خاص درخت کے پتے بچھے ہوئے تھے، جن میں خاص بات یہ تھی کہ وہ تر و تازہ تھے۔ حالانکہ درخت پرانا اور سوکھا ہوا تھا، مگر وہ پتے بالکل ہرے تھے اور ان پتوں پر ایک پتھر کی مورتی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس مورتی کو غور سے دیکھا۔ ہندو کی دیوی دیوتاؤں کے بہت سارے بت دیکھے تھے، مگر وہ مورتی ان میں سے کسی کی نہیں تھی۔ ایک عجیب سی شکل کی تھی۔ میں نے وہ مورتی نکال لی اور مزدوروں سے پورا کنواں کھدوا دیا، اس لالچ میں کہ شاید یہ کوئی نشانی ہو خزانے کی، مگر کچھ نہیں ملا وہاں۔ بڑی مایوسی ہوئی۔ مزدوروں نے وہ درخت بھی گرا دیا۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ بار کھدائی کرتے ہوئے بہت سی چیزیں ملی تھی، مجھے کمبخت کام کی کوئی چیز آج تک نہیں ملی، لیکن اس بار جو مصیبت گلے پڑی اللہ ہی اس سے نکالے۔ وہ جیسے ہی خود اپنی ہی کہانی میں کھو گیا، میں خاموشی سے اس کے آگے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ سوچ میں ڈوب کر خاموش ہو گیا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ درخت گرا دیا گیا۔ میں نے بتایا، کون سا درخت؟ جس کے نیچے سے مورتی نکالی گئی تھی۔ معاف کرنا، زیب النساء کا خیال آ گیا۔ ہاں تو وہ مورتی جو اس پتھر کے صندوق سے نکلی تھی میرے پاس ہی تھی۔ میں نے اسے بس یوں ہی جیب میں رکھوا لیا تھا۔ پھر وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ شام کو گھر چل پڑا۔ درخت کا واقعہ دوسرے کاموں کی وجہ سے بھول ہی گیا۔ گاڑی سے اترا تو مورتی نظر آ گئی۔ اسے اٹھا لایا اور اپنی خوابگاہ کے کارنس پر رکھ دیا۔ زیب النساء کے ساتھ کھانا کھایا، بچوں کے ساتھ باتیں کی۔ 2 بچے ہیں، میری بیٹی بڑی ہے، بیٹا چھوٹا۔ دونوں دوسرے کمرے میں سوتے ہیں۔ رات کو ہم میاں بیوی اپنے کمرے میں معمول کے مطابق سو گئے۔ کوئی 1:45 بجے سوئے تھے کہ اس کے وقت 2:30 بجے تھے جب ایک دھماکہ سا ہوا اور کے ساتھ ہی میری بیوی زیب النساء کی خوفناک چیخ سنائی دی۔ میں اچھل پڑا۔ کمرے میں مدھم روشنی چل رہی تھی اور زیب النساء فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے مسیری سے چھلانگ لگائی اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ زیب النساء پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں شدت سے پھٹی ہوئی تھی، لیکن وہ ہوش میں تھی اور بار بار انگلی سے کارنس کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے اٹھا کر مسیری پر لایا، پانی پلایا، دلاسے دیے تو اس کی کیفیت بحال ہوئی۔ اس نے بتایا کہ وہ واش روم گئی تھی، باہر نکلی تو مدھم روشنی میں اس نے کارنس پر کوئی تحریک دیکھی۔ وہ سمجھی کوئی چوہا کسی طرح اوپر چڑھ گیا تھا، مگر اس نے غور سے دیکھا تو وہ مورتی ہل رہی تھی جسے میں ہلایا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے مورتی اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر اس کے باریک پاؤں نیچے لٹکے اور اتنے لمحے ہو کہ زمین تر پہنچ گئے۔ اس کے بعد اس نے گھور کر اس زیب النساء کو دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ بڑھ کر دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ پھر اس نے دروازہ کھول دیا اور باہر نکل گئی۔ زیب النساء دہشت سے چیخ کر میری طرف بھاگی اور لباس میں الجھ کر گر پڑی۔ یار میں اسے اس کا وہم سمجھ سکتا تھا، مگر دونوں باتیں اس کے بیان کی تصدیق کرتی تھی۔ مورتی کارنس سے غائب تھی اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں یہ اعتراف کرنے میں شرم نہیں محسوس کرتا کہ خود میری بھی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ ایسے واقعات سے کبھی واسطہ تو نہیں پڑا تھا، لیکن دوسروں سے قصے بہت سے سنے تھے۔ اتنی بھی ہمت نہیں ہو سکی کہ کھلے دروازے سے باہر جا کر دیکھتا۔ زیب النساء نے جو کچھ بتایا تھا وہ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس ہو رہا تھا۔ ثبوت کے طور پر کارنس سے مورتی بھی غائب تھی۔ زیب النساء سے تسلی کے الفاظ بھی نہیں کہہ سکا۔ وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ ساری رات نہ خود سوئی نہ مجھے سونے دیا۔ صبح کو اس نے کہا، تم چلے جاؤ گے شاید اور میں خوف سے مرتی رہوں گی۔ کام ضروری ہے ورنہ میں نہ جاتا۔ تم ہمت رکھو، جو کچھ بھی تھا چلا گیا، اب خوف بیکار ہے۔ بچے اسکول چلے جائیں گے، میں تنہا رہوں گی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے سمجھایا بجھایا اور پھر جیپ لے کر چل پڑا۔ سائٹ پر پہنچا
تو وہاں دوسری مصیبت انتظار کر رہی تھی۔ مزدوروں نے کام نہیں شروع کیا تھا، بلکہ وہ باغ کے بہت سے فاصلے پر بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ حالانکہ عام حالات میں وہ کام شروع کر دیتے تھے۔ سب میرے گرد جمع ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ ہم یہاں کام نہیں کریں گے ٹھیکیدار، یہ بھوت باغ ہے، ہمارا ایک آدمی زخمی ہو گیا ہے۔ کیسے؟ اور میں نے پوچھا، اور مزدور مجھے تفصیل بتانے لگے۔ یہاں کام کرنے والے مزدوروں نے اپنے لیے گوشے میں آرام گاہ بنا رکھی تھی۔ پہلے کسی نے ایک مزدور کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں ہے کہ ایسا کس نے کیا۔ ابھی دوسرے مزدور اس پر حیرت کر رہے تھے کہ ایک اور مزدور کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا لباس اتار کر پھینکا اور بھیانک آواز میں چیخ چیخ کر گانا شروع کر دیا۔ وہ ناچ بھی رہا تھا۔ صاحب، میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ منجو کی زبان کوئی 8 انچ باہر نکل آئی تھی اور آنکھیں اتنی تیز روشنی دے رہی تھی کہ اس کی روشنی میں آس پاس دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ ناچتا رہا اور پھر ہماری وہاں رکنے کی ہمت نہیں پڑی۔ منجو وہیں رکا رہا اور ہم سب وہاں سے بھاگ آئے۔ صبح کو وہ زخمی حالت میں واپس آ گیا۔ اس نے کہا، یہاں کام بند کر دو ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ ہم کام نہیں کریں گے ٹھیکیدار، ہمارا حساب کر دو۔ میں نے مزدوروں کو سمجھایا، ان سے کہا کہ وہ بے شک کچھ دن کے لیے کام بند کر دیں، مگر وہ نہ رکے اور کام بند کرنا پڑا۔